नमस्कार। जय श्री राम। पंजाब चुनाव जैसे आता है तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वापस पंजाब की पुरानी बातें भी सामने आती है। इस बार तो कुछ और भी हो रहा है। इस बार पुलिसिया अत्याचार दिखाया गया है। केपीएस गिल कितना बड़ा विलेन है इस देश का, वो भी दिखाया गया। और बड़े सटल ढंग से हर चीज की राजनीति हो रही है। इसमें केजरीवाल साहब डायरेक्ट नहीं आ रहे। केजरीवाल साहब कहीं और है। केजरीवाल साहब पिछले 3 दिनों से जैसे जैसे ट्वीट कर रहे हैं, एक बार मुझे खुद चिकोटी काटना पड़ा। क्या केजरीवाल साहब से हिंदू इस देश में कोई बचा है या नहीं बचा है? क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो बातें कही है उसको मैं चाहता हूं कि एक बार मैं दिखाऊं लोगों को। ठीक है, पहले हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा चाहिए। इस्तीफा लेकर बचाने की कोशिश मत कर। ठीक है भाई, केजरीवाल साहब राम मंदिर को लेकर के खफा है। इसके बाद उन्होंने कहा, आपने नितिन जी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जानना चाहता है श्री राम मंदिर में चोरी हुई है, जमीन घोटाले और निर्माण में कमीशन खोरी वालों को क्यों बचाया जा रहा है, इस पर सजा कब मिली? और पहली बार मोदी जी को चुप रहना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल अब आए हैं एथेनॉल। फिर हमारे साथ अनुपम सर जुड़े हैं, तो अनुपम सर के पास डायरेक्टली चलेंगे हम लोग। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले। रेनॉल्ड्स की पेन भी वापस आ गई है। तो सर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम अभिषेक। जो राहुल गांधी नहीं कर पाए, जो तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, देश का कोई अपोजिशन का नेता नहीं कर रहा है, अचानक से केजरीवाल वापस आए हैं और अलग ढंग की मैं देख रहा हूं राजनीति कर रहे हैं। वो वापस हिंदुत्व पर नजर आ रहे हैं। वो जो ट्विटर पर ही नहीं, जो जनता के लिए मुद्दा है, कंसर्न है, उसको पिक करके वो कोई एआई वगैरह चला के ट्वीट करके खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया विंग देश की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऐसे में क्या आप वास्तव में, कहीं शर्मिष्ठा ने जो ये किया था कि केजरीवाल का रिवाइवल वो देख रहे हैं, कहीं वापस सही तो होता वो नहीं देख रहे हैं? अब शर्मिष्ठा की बात नहीं करेंगे हम, इस समय तारों की नहीं जमीन की बात करते हैं। तो जहां तक देखिए केजरीवाल का सवाल है, जब तक वो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे वो कह रहे थे कि मंदिर नहीं बनने देंगे, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, शौचालय तक बनने की बात होती थी। अब चूंकि दिल्ली की राजनीति से वो दाखिल खारिज हो गए, एकदम निकाल दिए गए हैं, तो अब वो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति की बात कर रहे हैं। केजरीवाल परेशान है। केजरीवाल जानते हैं कि अगर आने वाला पंजाब का चुनाव वो हार जाएंगे, जो मेरा दावा है कि वो हार जाएंगे। देखिए, जो बेस्ट केस सिनेरियो का पंजाब में बन रहा है, जो सबसे अच्छा सिनेरियो बन रहा है, वो एक हंग असेंबली का बन रहा है, त्रिशंकु विधानसभा जिसको कहते हैं। हकीकत यह है कि पंजाब के लोग एकदम गले बराबर भर गए केजरीवाल से, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस से वो उतना ही निराश है, अकाली दल से पूरी तरह निराश है, भारतीय जनता पार्टी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में केजरीवाल को कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार नहीं बना सकते, ये मेरा दावा है। अब केजरीवाल को मालूम है कि वो आदमी सड़क का फिर से सड़क पे पहुंच रहा है। दिल्ली से भाग गए, दिल्ली से हारे, भाग गए,
चंडीगढ़ में बंगला ले लिया, सरकारी हवाई जहाज ले लिया, सरकारी हेलीकॉप्टर ले लिया, दुनिया भर की जिन अय्याशियों की इनको बुरी लत लग चुकी थी वो सारी अय्याशियां इनको भगवंत मान ने करा दी। अब उनको समझ में आया कि वो अय्याशियां खत्म होने का समय आ गया। अगर पंजाब भी हार जाते हैं तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। कहा ना, वो आदमी सड़क का फिर से आदमी सड़क पे ही नजर आएगा आपको। तो लेकिन आदतें एक बार खराब हो जाए, आदत तो बन गई है ना सरकारी पैसे पे हर तरह की अय्याशी करने की, तो उनको डर है, उन्हें खौफ है, वो परेशान है। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि राम मंदिर वाला मामला बहुत बुरा हुआ अभिषेक, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नुकसान हो सकता था अगर उसमें केजरीवाल और अखिलेश यादव इस तरह ना कूदे होते। अगर उन्होंने इस बात को केवल हिंदुओं और भाजपा के बीच में रहने दिया होता, हिंदू और आरएसएस के बीच में, हिंदू और मंदिर के ट्रस्ट के बीच में रहने दिया होता, तो यकीन माने भाजपा को नुकसान हो जाता। दिक्कत यह हुई कि अखिलेश यादव जब कूद पड़े तो लोगों को याद आ गया कि ठीक है, एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसकी निगरानी में मंदिर में चोरी हो गई, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो मंदिर बनने ही नहीं दे रही थी, गोलियां चला रही थी। जब केजरीवाल आ जाते तो उनको याद आ जाता है कि एक पार्टी ऐसी भी है जो कहती है यहां पे राम रहता ही नहीं, क्योंकि इनकी नानी ने कहा था। तो अगर अरविंद केजरीवाल, ये दैट इज वेरी बैड पॉलिटिक्स। मतलब मैं अगर राजनीतिक नजरिए से देखूंगा तो मैं इसको कहूंगा बहुत बुरी राजनीति है। आपको राजनीति आती ही नहीं। अरे राजनीति तो वो है कि सामने वाले को भी विवश कर दे कहने पे, जैसे आज ओवैसी ने कहा अमित शाह के लिए कि अमित शाह कोई बात हल्के में नहीं कहते। वो अलग क्वेश्चन, वो अलग कुछ क्वेश्चन, भी अलग है, कुछ भी नहीं, मुद्दा अलग है, वो एनआरसी का मुद्दा है। लेकिन अमित शाह की राजनीति से कैसे आपको ओवैसी कायल नजर आए कि अमित शाह किसी बात को हल्के में नहीं करते, अमित शाह कभी हवाई फायर नहीं करते, अमित शाह कह रहे हैं तो कुछ बड़ा होगा। ये दिखाता है कि आपका विरोधी भी आपकी राजनीति से के सामने नतमस्तक हो जाए। राजनीति ये होती है अभिषेक। ये कैसी राजनीति की तुमने कि एक मामला जो भाजपा को उल्टा पड़ सकता था उसमें कूद के तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। मतलब जब अखिलेश यादव और केजरीवाल इस पे कूदते हैं तो लोगों को याद आ जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मंदिर ना बने। ट्रू। तो फिर पता चला जो नाराजगी भाजपा सरकार की तरफ जा सकती थी, उस नाराजगी को तुमने फिर से डाइवर्ट कर लिया। कहते उड़ता तीर ले लिया। अगर इनके अंदर थोड़ा सी भी राजनीतिक समझ होती और अगर ये खामोश रहते। अब आप बताइए, मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को देता हूं कि अगर तेजस्वी यादव तुम्हारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो लोग जंगल राज का ताना देबे करेंगे ना। अगर तेजस्वी यादव खड़े होके कानून व्यवस्था की बात करेंगे, लालू यादव, राबड़ी यादव अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा तुम्हारा जंगल राज देखा है हमने। अगर अखिलेश यादव के राम मंदिर की बात करेंगे तो लोगों को उनकी गोली कांड और सब कुछ याद आ जाएगा कि कैसे आपने मंदिर को बनने से रोकने का प्रयास किया। रामगोपाल यादव का भी तो सदन में स्टेटमेंट है भाई। रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट अभी तक तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखिए अब वो कितना वायरल हो रहा है। इसलिए वायरल हो रहा है कि आपने ऐसी बात करके कहा ना कि आपने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और अखिलेश यादव ने तो अभी 2022 के चुनाव में कहा था, 2022 और 24 के चुनाव में कहा था कि हिंदुओं का क्या है भाई, किसी भी पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। सही बात। तो आज वो सब चीजें, हाँ मतलब वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, याद होगा तुमको, अमिताभ बच्चन के फैन हो, मजबूर। उसमें वो गाना था कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती। तो अब भाई जो आपने कहा सुना है वो सब सामने आ रहा है। आई कॉल इट बैड पॉलिटिक्स, बुरी राजनीति। बुरी राजनीति का मतलब कुछ और नहीं, इनके अपने लिए बुरी राजनीति। वैसे अनुपम सर ने बोल दिया कि अमिताभ बच्चन का फैन हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो मनोज कुमार जी का फैन हूँ। मेरी पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग है। वो क्या होता है, चेहरा भी छुपाने में आसानी होती है। तो केजरीवाल साहब भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन केजरीवाल साहब ने एथेनॉल का भी मुद्दा पिक किया, और ये मुद्दा बाइकर्स में खूब ज्यादा उठ रहा है। कम से कम मुझे पता नहीं कि प्रयागराज में क्या है, बिहार में तो सीरियस कंडीशन है इस चीज को लेकर के। हालांकि पेट्रोल कंपनीज कह रहे हैं कि भाई कंटेमिनेशन है, मिलावट हो गई है। और अब
जनता को ये समझ में नहीं आया कि चलो मिलावटी तेल मिल रहा है तो हम कहाँ कंप्लेन करें, E20 वाला तो भ्रम जाएंगे। ऐसे में ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि सर डैमेज करेगी बीजेपी को थोड़ा बहुत? पिछले 4 साल से E15 तेल मिल रहा है, E15 तो तेल इस्तेमाल पिछले 4 साल से अभिषेक हम E15 इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग को आइडिया है? E15 से कितनी गाड़ियां खराब हो गई, कितनी गाड़ियां गैराज चली गई। अब E15 से E20 जा रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत इकलौती इनकी कमी है, इनका कम्युनिकेशन बड़ा वीक है, और ये इसी बात से साबित हो जाता है कि इन्होंने लंबे समय तक सूचना प्रसारण मंत्री तक नहीं रखा। इसको मैं बार बार दोहराता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार पंजाब पर क्वेश्चन जो हुआ 1000 बार मैं इसको दोहरा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार कैबिनेट रिशफल में ये एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रख देंगे। रेल मंत्री को आपने एडिशनल चार्ज दिया, उनके पास कहाँ फुर्सत है। और केजरीवाल तो झूठ एकदम, केजरीवाल बातों को घुमाते नहीं, केजरीवाल साफ झूठ बोलते हैं। जैसे आप उठाकर गूगल कर लें, भारत पिछले कई महीनों से अपना सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है, और केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कहते हैं प्रधानमंत्री जी रूस से तेल खरीद लीजिए, अमेरिका से मत डरिए। अब इसका क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं? मतलब इसको इस तरह समझो कि मैं तुम्हारे ही चैनल पे खड़े होकर बोलूं कि अभिषेक जी हमको अपने चैनल पे बुला लीजिए, आप बुलाते नहीं तो इसका क्या मतलब? इस झूठ, ये मैनिपुलेशन नहीं, साफ झूठ है। जैसे उन्होंने अभी कह दिया एथनॉल ब्लेंडिंग के इशू पे कह दिया कि अटॉर्नी जनरल ने बयान दे दिया कि हम इंडिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि वो जो मुकदमा है एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में था ही नहीं, वो मुकदमा कुछ और था। कर्नाटक में एक डिस्टिलरी ने बीपीसीएल पे मुकदमा किया कि हमको जितना एथनॉल दिया जा रहा है उससे ज्यादा एथनॉल दिया जाए, उससे ज्यादा एथनॉल दिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसको कितना एथनॉल दिया जाएगा इस पे अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और केजरीवाल ने उसको काट के झूठा चला दिया। तो केजरीवाल तो अपनी झूठ की चरम पे है। अब किया क्या जाए, किया क्या जाए? मेरा भी वही प्रश्न है, जब इतना झूठ के चरम पर कोई जाएगा सर, 5%, 10%, 20% लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 5%, 20%, भाई परसेंटेज पे तो मैं नहीं जाता, पर आपने कहा कि संविधान बदला जा रहा है, 2024 का नतीजा बदल गया, बिल्कुल अंतर आता है, बिल्कुल अंतर आता है। देखो अभिषेक कहते हैं कि रस्सी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, मामूली सी रस्सी कुएं की मुंडेर को काट देती आते जाते हुए। तो एक बात को, जैसे आपको याद है कि एक पुरानी कहावत है कि एक झूठ को आप 100 बार बोलिए तो सच लगने लगता है। केजरीवाल वही कर रहे हैं। और सर पता है, आपने बोला ना कि E15, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। पहले जैसे मैं पेट्रोल यूज करता था तो मुझे पता है कि यहाँ पर एथेनॉल वाला है, तो मैं प्रीमियम पेट्रोल यूज करता था। वहां पर मैं XP100 की बात नहीं कर रहा हूँ, XP95 या इसमें भारत पेट्रोलियम में आ जाता है स्पीड 97, यहाँ पर लेस देन 10% वाला एथेनॉल वाला मिल जाता था, तो काफी हद तक प्योर ही रहता था। तो ये ऑप्शन भी गायब करना एक बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, जिसको ये लोग उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं। वापस पंजाब पर आता हूं सर। आज मैं अपने चैनल पे अभिषेक घूमता आना पे एथेनॉल से संबंधित हर मुद्दे का जवाब दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि सरकार कहां गलत है, मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्रचार हो रहा है वो कहां गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद है आप देखेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं तो देखूंगा। पंजाब वाले मुद्दे पे वापस आते हैं सर। ये वापस 1984, 1996 की तरफ पंजाब को लेके जाना एक फिल्म के माध्यम से, और जिस प्रकार से 2 दिन बाद आपको हवा लगा कि अरे ये तो OTT पर आ गई इतने दिनों से लड़ाई के बाद, फिर आप OTT से हटवा देते हैं, लेकिन तब तक तो आप जानते हैं देश में डाउनलोड और ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, खुल करके पायरेसी की दिलजीत दोसांझ बात भी करते हैं, और वापस पंजाब को वहां शिफ्ट करने का प्रयास किया जाता है, आग लगाने का प्रयास किया जाता है, जहां पर जो नहीं होना चाहिए। और KPS गिल से लेकर के वो पूरे इसमें बताया जाता है कि कितना प्रताड़ित हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन इस फिल्म ने एक और चीज साबित की सर, दिखाया नहीं उस पक्ष को, जब हिंदुओं को भी बस से उतार करके नाम पूछ पूछ के मारा गया। पहलगाम पहला इंसिडेंट थोड़ी ना था, पहला इंसिडेंट तो ये था। देखिए दिलजीत दोसांझ पुराने खालिस्तानी है, कोई नई बात नहीं है, और ये सब लोग पैसे के लिए करते हैं।
इनके शोज पाकिस्तान में, इनकी फिल्में पाकिस्तान में बिकती हैं, पैसे आते हैं। तो आप इनके विदेश में किए हुए शोज देख लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर इनके बयान देख लीजिए, किसान आंदोलन में इनकी भूमिका देख लीजिए। दिलजीत दोसांझ पुराने खालिस्तानी, उनका कुछ नहीं हो सकता। खालिस्तान के बारे में एक मोटी मोटी चीज आप आज जान लीजिए और हमेशा के लिए जान लीजिए अभिषेक, एक भी व्यक्ति जो खालिस्तान की बात करता है उसको कभी नहीं लगता खालिस्तान बनेगा, और ना वो खालिस्तान बनाना चाहता है। खालिस्तान की बात सिर्फ और सिर्फ लोग पैसे के लिए करते हैं। वो अपने उन लोगों के लिए करते हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो पाकिस्तान में पॉपुलर भी होते हैं, उनको पाकिस्तान से पैसे मिल जाते हैं, अपनी फिल्में बेच के, अपना म्यूजिक बेच के, अपने कॉन्सर्ट बेच के। उसी तरह मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि कनाडा में आप देखें जितने खालिस्तानी झंडा लेके निकलते हैं खालिस्तान का, भाई तुम खालिस्तान का झंडा लेके निकले हो तो झंडे में गुरमुखी पंजाबी में लिखा होना चाहिए ना, और हमेशा अंग्रेजी में लिखा होता है। क्योंकि वो गुरमुखी पंजाबी में लिखे, वो पंजाबियों से बात ही नहीं कर रहे हैं ना, वो पंजाबियों से संबोधित ही नहीं है। वो आईएसआई में बैठे अपने मास्टर्स को दिखा रहे हैं, देखिए जो हमने पैसा लिया था हमने काम कर दिया। वो अमेरिका और यूरोप को बताना चाह रहे हैं, वो पंजाबियों की बात ही नहीं कर रहे। खालिस्तान की बात आज जो भी आदमी करता है वो राजनीति के लिए, सत्ता के लिए और पैसे के लिए करता है सिर्फ। और ऐसा नहीं कि अभी कोई फिल्म आ गई हो, अमृतपाल सिंह पहले ही आ गया, जिसने आपने देखा कि थाने में क्या किया। वो एक आदमी, एक अय्याश आदमी, जिसकी कैसी कैसी फोटो, कैसी कैसी चैट सामने आई दुबई से, वो आज यहाँ पे आके भिंडरावाले बन रहा है। और इन सब चीजों की जड़ में, इस पूरे आंदोलन की जड़ में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो आज से नहीं तब भी थी और अब भी है, तब भी थी और अब भी है। वो ठीक है, लेकिन सर एक सांसद बनने के लिए, सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सांसद बनने के लिए एक अच्छा खासा आपको वोट चाहिए। वो वोट तो अमृतपाल को मिला ना, तो इतना तो रशीद को नहीं मिला। नहीं देखिए सर, इंजीनियर रशीद भी 6 साल से जेल में है। वो ठीक बात है, मुसलमानों का इतना वोट वहां पर श्रीनगर में है, हालांकि कम है कंपैरेटिवली पंजाब डेंस पॉपुलेशन में। उतना वोट मिलना मतलब पूरे पंजाब में ये लोग कभी भी अनरेस्ट तो फैला ही सकते हैं, इतना वोट तो है। जब बेन सिंह का लड़का जीत गया, हाँ, अमृतपाल सिंह जीत गया, तो ठीक है, इस आइडियोलॉजी के लोग हैं जो मजहब के नाम पे वोट दे सकते हैं, और ऐसे लोग हैं। अब भाई देखिए, पंजाब की पॉलिटिक्स आसान नहीं है, इसको इस तरह समझिए कि कांग्रेस पे सबसे बड़ा आरोप है कि उसने गोल्डन टेम्पल पे, स्वर्ण मंदिर पे तोप चला दी। कांग्रेस पे सबसे बड़ा आरोप है कि उसने सिखों का 1984 में नरसंहार कर डाला, और उसके बाद कांग्रेस वहां बार बार जीत के आ जाती है। हाँ, यही तो आज मैंने ट्वीट किया ना, यार मैंने स्पेशली ट्वीट किया। तो आप इसको समझें, वो अलग अलग विचारधारा है, और पंजाब की नदियों में जहर घोलने का काम आज से नहीं, पिछले 100 साल से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। और इनका कुछ किया जा सकता है? इनका कुछ नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे ही चलेगा। इसका दूसरा देख लो ना, मतलब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद किस तरह की बहकी बहकी वैशी बातें करता है, लेकिन येन केन प्रकालन किसी भी फर्जी गिरे से जिस पद पे बैठ गया उसका नाम शंकराचार्य, तो झक मार के उसकी बातें सुननी पड़ती। अच्छा, वो पद के कारण ऐसा है कि वो झक मार के आपको आपकी बात सुननी पड़ेगी। भाई आप इस तरह देखें ना कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त को कंट्रोल करती है, और अकाल तख्त के नाम पे आप कुछ भी फतवा जारी करते रहिए। आज मैंने ट्वीट भी यही किया था, पंजाब की स्थिति भी निराली है, इंदिरा को विलन बनाना है, गिल से नफरत करनी है, भिंडरावाले को शहीद बताना है, फिर कांग्रेस को जिताना है। ऐसी विचित्र मजबूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। सर ये अगर सिचुएशन है ऐसे में, तो पंजाब में फिर मैं ये समझना चाहता हूं, वो दलित, वो जो लिबरल, वो जो भारत के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, चलिए मान लिया आपके 14% जट सिख एक साथ है, मान लिया मैंने, पर पूरी मालूम है ना अभिषेक की, जब मालूम है ना कि सिखों के सारे गुरुओं में एक भी गुरु जट सिख नहीं था।
हाँ, not even one. Please continue. तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अब देखिए हर जगह ये बदला है समीकरण, ऐसा नहीं। हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स डोमिनेंट थी तो 35-1 हो गया। बिहार में वाई और माई का समीकरण था, अदर वाई माइनस अदर ओबीसी हो गया। मैं समझना चाहता हूं कि पंजाब में भाजपा के पास जब इतना दलितों का वोट है, इतना फोर्स है, और अदर लोग जो है वो पंजाब में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ड्रग फ्री पंजाब चाहते हैं, तो वो उसको माइनस करके बाकी की पॉलिटिक्स बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही? अब भाई पंजाब में कितना हिंदू है अभिषेक? अराउंड आई बिलीव 40%, 45%। 38% हिंदू है। ठीक है। 38%, ठीक है। 38, ठीक है। अच्छा, और पंजाब में कितना दलित है? 32-33%। 32-33%। यानी जो 38% हिंदू है उसका मतलब कितना बड़ी संख्या में, हालांकि दलित सिखों में भी हैं, हाँ, लेकिन बड़ी संख्या दलितों की भी आ जाती है। सोचो 32 और 33% दलित रखकर काशीराम पंजाब में सफल नहीं हो पाए, उनको राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाले काशीराम पंजाब में 1 बार नहीं बना पाए। तो है, पंजाब की पॉलिटिक्स एक अलग किस्म की है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अभी भी बड़ी संख्या में लैंड होल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, और उनकी अपनी डिक्टेट चलती हैं। तो पंजाब की पॉलिटिक्स थोड़ा सा आज ही नहीं, शुरुआत से हट के रही है। पंजाब वो पंजाब नहीं है ना जो ओरिजिनल पंजाब था। उससे तो आपने देखा हरियाणा भी कट के अलग हो गया, हिमाचल भी कट के अलग हो गया, चंडीगढ़ भी हो गया। तो ऐसे काफी पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब चला ही गया। तो वो जो पंजाब हुआ करता था भगत सिंह का पंजाब, वो अब पंजाब नहीं। ये पंजाब कुछ और है। यानी अरविंद केजरीवाल का बदलाव और ये पंजाब, ये इलेक्शन, ऐसा लगता है कि भारत और नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा बहुत लकीर बना रहेगा। इसी बीच प्रशांत किशोर, तो दर्शकों इस पर हम चर्चा ऑलरेडी किए भी हैं कि किस प्रकार से बिहार के अंदर भी एनडीए अजीब स्थिति में दिख रही है। चिराग पासवान, अशोक चौधरी कहीं और जा रहे हैं, प्रशांत किशोर ने बिल्कुल फूंक दिया है, वो भी बांकीपुर विधानसभा से, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अभिषेक कुमार को टिकट दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैंने अपना नाम देखा, मैंने सर्टिफिकेट में नाम देखा अभिषेक कुमार, मैं तो प्रसन्न नहीं हो गया। इसके पहले मैं नितिन नवीन जी को फोन लगा के पूछता कि टिकट मेरा कंफर्म हुआ है क्या, पता चला कि नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष वो वाले अभिषेक का कंफर्म हुआ है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बांकीपुर से अभिषेक लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग वहां भी रहेगी, इस पे हम बात करेंगे। अनुपम सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम, चरण स्पर्श। थैंक यू अभिषेक।